सौरभ जो कहा ना, वाकई वो पते वाली बात इस रूप में है कि जो बीजेपी से शुरू में सेंस मिल रहा था उसमें ये मिल रहा था कि गृह मंत्रालय तो खैर सवाल ही नहीं, उस पर तो बात ही नहीं हो रही थी। नगर विकास मंत्रालय भी एकनाथ शिंदे को नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार के साथ बहुत उसमें काम करना है, तो ये उनके जिम्मे नहीं जाएगा। अगर इस काम को उन्होंने नहीं किया होता तो निश्चित तौर पे वो फिर ऊर्जा और स्वास्थ्य से संतोष कर रहे होते, तो वो किया उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से किया गया वो ज़्यादा गड़बड़ था, क्योंकि वो उसको एम्बेरसमेंट के तौर पे नहीं करना था। जैसे आप देखें हेमंत सोरेन की सरकार में भी कब शपथ ग्रहण हुआ, मुख्यमंत्री कब बने और मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस तरह की चीज़ें करना है कि एकदम डे लाइट में आप दिल्ली आ रहे हो, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आपकी बैठक हो रही है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह के साथ आप बैठक हो रही है, बैठक के बाद आप खुद बयान दे रहे हो। बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया था, अजीत पवार ने बयान नहीं दिया, ये खुद ये बताया कि हाँ भी और बैठक होनी है, मुंबई हम लोग जा रहे हैं, मुंबई बैठक होगी, फिर दिल्ली आएंगे। मुंबई पहुंचने के बाद आप सतारा चले जा रहे हो, 2 दिन तक 3 दिन तक आप वहीं रह रहे हो, फिर वापस आना, फिर तबीयत खराब होना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि अभी शाम तक का टाइम है। ये सारी चीजें इस तरीके से नहीं करना था, क्लियर कट स्पेकुलेशन चल रहा है उसको खत्म भी नहीं कर रहे हो। भाई एक बार आगे खुद भी कह रहे थे, अरे भाई आप लोग गलत चर्चाएं बंद करो, आप ऐसा कुछ नहीं हो रहा। या यही कह देते कि हमने गृह मंत्री मांगा है, उप मुख्यमंत्री रहते हुए ये क्लियरली बोलते तो उसमें नेता के तौर पर ज्यादा बड़े दिखते कि भाई बीजेपी का भी डिप्टी सीएम था, उनके पास गृह मंत्रालय था, डिप्टी सीएम हमें दिया जा रहा है, हमें मंजूर है, गृह मंत्रालय हमें चाहिए, ये हमने मांगा। अब बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी क्या करती है। अगर इतना ही बोलना था तो वो बोल देते, उसमें एटलीस्ट आप अपने कैडर को, अपने लोगों को एक मैसेज देते। ये रूठना मनाना वाला जो अंदाज कहीं ये मैसेज ही तो नहीं दे रहे थे भाई। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है शिवसेना के लीडरों की मजबूरी तो नहीं हो जाती है कि मुझे बाला साहब जैसा थोड़ा तो दिखाई दूं, मैं नहीं, वो थोड़ा तो मैं वो शिवसेना का गुण है सर, वैसा तेवर दिखाई दे मुझ में है। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि किससे मुकाबला हो रहा है। सामने जो है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। तो जो फर्क है, एक आर.के. लक्ष्मण ने एक कार्टून बनाया था, प्रमोद महाजन को भेजा गया था दिल्ली से बातचीत करने के लिए बाला साहब से, समझौते की बातचीत चल रही थी। तो कार्टून जो बनाया था उसमें दिखाया कि प्रमोद महाजन गए मातोश्री में, एक तिपाई रखी हुई है, अच्छा, और बाला साहब जो बैठे हैं, जो कुर्सी है वो कुतुब मीनार जैसी ऊंची है वहां बैठे हैं, कह रहे हैं सिट। ये अंतर था बीजेपी और शिवसेना में। उस अंतर को उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दिया। उद्धव ठाकरे वहां नहीं टिक पाए, तो अगर एकनाथ शिंदे सोचते हैं कि बाला साहब ठाकरे का जो रुतबा था, जो हैसियत थी, वो हमारी हो जाएगी, चाहे थोड़ी कम ही वैसी हो जाएगी, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। खास तौर से भाई बाला साहब के समय तो बीजेपी नंबर 2 की पार्टी थी गठबंधन में, शिवसेना बड़ी पार्टी थी। अब जो स्थिति है बीजेपी की, जो ताकत है, केंद्र में सरकार है और जिस तरह की सरकार है, 10 साल से सरकार है, उसके बाद ये आप उम्मीद करें कि इन नेताओं को आप दबाव में ले लेंगे, बार्गेन कर लेंगे इनसे प्रेम मोहब्बत से तो आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन ये सोचे कि हम कहेंगे ना हमको ये चाहिए, आपको देना पड़ेगा, तो वो तो कभी नहीं मिलेगा। ये हिट तो आज की सर सबसे बड़ी देवेंद्र ने दी कि बुरा टाइम शुरू होता है अब। एक सहमत है आप? बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस देंगे पलट के, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से। इसमें एक चीज़ और है सौरभ की, बीजेपी के टॉप लीडरशिप की बात करें, रीजन चाहे जो हो, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में आपको गठबंधन भी देखना है, या जो कुछ भी देखना है, आप एलाइज को बहुत अच्छे टोन में रखना चाहते थे, वो सारी चीज़ें हैं। क्या उतनी क्लैरिटी के साथ एकनाथ शिंदे को मना किया गया था? इसका जवाब है नहीं, जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिलती है। होम मिनिस्ट्री के लिए कोई भी चीज़ की शक्ति से, अगर कि हाँ ये फॉर्मूला है, ये चीज़ें, ये ऐसा करना है, अगर उस शक्ति, उस कमांडिंग पोजीशन के साथ कह दिया गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे उसके बाद इस भ्रम में रहते। उनको अगर भ्रम हुआ है तो गलती बीजेपी की तरफ से भी हुई है। जैसे मंत्रिमंडल नहीं बनने को लेके ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे को ही समस्या थी, अजीत पवार को भी समस्या ये हुई कि जब सब कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आखिरी टाइम पे हमें आप बता रहे हो कि 7 लोगों का नाम, तो हम अपने नेताओं से कैसे बात कर लें? मैं एक दिन में कैसे डिसाइड कर लूं? क्योंकि बीजेपी में क्या है कि फैसला ऊपर से होता है, बाकी दोनों पार्टी, शिवसेना की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें, वो फैसला नीचे से होना है। ठीक है ना, आप अलग खेमे से बात करके संभाल के देखोगे कि हाँ भाई कैसे एडजस्टमेंट हो जाएगा। बीजेपी की जो एक लिस्ट आ जाएगी, बीजेपी का कितना भी पावरफुल नेता हो उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। एकनाथ शिंदे के साथ तो वो समस्या है, अजीत पवार के साथ वो समस्या है, उनके यहाँ होगा। तो ये क्लैरिटी बीजेपी के साथ भी नहीं थी, और इसकी वजह से बीजेपी की तरफ से फिर ये कहा गया, पहले बताया गया था 7-7 नाम दीजिए, कल बताया गया, जब 7-7 नाम को लेकर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि अभी पहले कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, इतनी कम दर में कैसे बताया जाए, अभी भी पोर्टफोलियो हमें नहीं बताया जा रहा है। तब ये कहा गया कि ठीक है 7 नहीं तो 5 ही नाम दे दो, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि एक बड़ा मंत्रिमंडल शपथ ले। 5 नाम भी वो दोनों नहीं दे पाए।
बीजेपी के तो अपने नाम सारे तय थे, 12 नाम तय किया गया था। इसमें आप थोड़ी बीजेपी की कमी मानते हैं? कमी नहीं, इसको आप ये कहें कि उस तरीके से मैसेजिंग नहीं किया गया। अब इसको कमी कहें या मैसेजिंग की कमी कहें या जानबूझ के ये किया गया, वजह हो सकती है, वजह नहीं पता चल हमें। भाई ये भी मान लेता हूं इस बात को कि भाई कोई वहां गफलत रह गई कि वो कौन से पोर्टफोलियो हैं वो आप बताओगे तो हम मंत्री बताएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे को तो केवल ये करना था, हाँ मैं शपथ उसमें तो डाउट ही नहीं है, उसके आगे की कहानी में बता रहा हाँ, हूँ, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उन्होंने तो जो किया वो एकदम अपनी पोजीशन खराब की उन्होंने। सर एकनाथ शिंदे की जो व्यवहार है उसकी राजनीति आपको देखना पड़ेगी। एकनाथ शिंदे की ट्रेनिंग किसके अंदर हुई है? एकनाथ शिंदे की ट्रेनिंग हुई है आनंद दिघे के अंदर, उसने राजनीति सीखी है। बाला साहेब ठाकरे के अंदर उन्होंने राजनीति की है जब आनंद दिघे का जब निधन हो जाता है। आनंद दिघे किसी के सुनते नहीं थे, ठाणे के किंग, अपने आप को सुपर बाला साहेब ठाकरे समझते थे। ठाणे ऐसा अकेला जिला था जहां मेयर कौन होगा, सांसद का चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, वो सूची आनंद दिघे बना के मातोश्री भेज देते थे कि ये नाम है, इनको आप चुनाव लड़वाना है। कभी ये नहीं रहा कि ठाणे से मतलब मातोश्री से नाम जाते हो ठाणे के, आनंद दिघे पूरा कंट्रोल करते थे। तो उनकी राजनीति उन्होंने देखी है कि भाई कंट्रोल कैसा करना है। आनंद दिघे की डेथ हो गई तो बाला साहेब ठाकरे किस में रहे। 2014 में उन्होंने देखा जब लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी, विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, जबकि 2014 में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, प्रधानमंत्री मोदी बन गए, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत देखने के बाद उद्धव ठाकरे झुके नहीं कि विधानसभा में इतने सीट होगी तो गठबंधन होगा। गठबंधन नहीं हुआ, अलग चुनाव लड़े। तो एकनाथ शिंदे की जो परवरिश रही है वो आनंद दिघे से रही है, तो उसी की राजनीति उनके अंदर भरी हुई है। वो कट्टर शिवसैनिक का जो रहता है, परवरिश जो भी रही हो, और कट्टर शिवसैनिक के अंदर जो रहता है 2019 झुकना नहीं है जब तक हो सके अंतिम समय तक। 2019 के बाद उद्धव ठाकरे का जो हश्र देखा, उससे कुछ तो सबक लेना चाहिए था कि बाला साहब ठाकरे से जो संबंध थे भाजपा के नेताओं के, पार्टी के स्तर पर और निजी स्तर पर, उसके बावजूद उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानी। एकनाथ शिंदे को बना दिया मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया। अगर ये भी संदेश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर गलती आपकी है, फिर आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। आपकी परवरिश क्या है वो आप जाने। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी परवरिश देखिए, उनके काम करने का तरीका देखिए, आपको उसके हिसाब से चलना है या अपने को ढालना है। अगर आप नहीं ढाल पाएंगे तो फिर वही होगा जो आगे होने वाला है, जो देवेंद्र ने कहा। सर इतना तो कर ही लिया ना एकनाथ शिंदे ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने, हम 20 मिनट से एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता है हम अगले 5 साल तक बात करें। पिछले 12-13 दिन उन्हीं की बात हुई है। नहीं हम कह रहे हैं हो सकता है अगले 5 साल भी बात करें। हम अब भी उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी के 20 विधायक जीते हैं। तो बात होना अलग बात है, हैसियत होना राजनीतिक अलग बात। न्यूसेंस वैल्यू है बनाई उन्होंने अपनी, हाँ। वो भी ठीक तरीके से नहीं बना पाए। जैसे ये कहना कि बाला साहब ठाकरे की बात कर लें, आनंद दिघे की बात कर लें, भाई वो अगर कमांडिंग पोजीशन में कुछ कम्युनिकेशन करते थे तो उस पर टिकते थे। ये तो मैंने बताया ना आपको कि अंदर ये कह रहे थे कि हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए आप लोग। तो अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आपकी प्रतिष्ठा दूसरे दल के हाथ में है तो उसमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि फिर तरीका क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एकनाथ शिंदे महायुति के लिए एसेट रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को उपहार दिया है। भाई 2.5 साल सरकार बनी है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हुई जिसका नतीजा आज ये है, तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं था। लेकिन इस मैंडेट के बाद जिस तरीके से जो कुछ उन्होंने किया उसमें उनकी अपनी पोजीशनिंग ज़्यादा ख़राब हुई है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं कि उनका खराब समय शुरू होता है अब, क्योंकि अब उनको ज्यादा बेचैनी होगी सरकार। बोली मैं चेक कर रहा हूं, संजय राउत तो कुछ नहीं बोल उनको स्टैंड लेना ही था। अगर यहां तक आए थे जी तो कहते कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा लेकिन मेरी पार्टी सरकार में शामिल होगी। तो एक अपने कार्यकर्ताओं सर वो भी हो गया था दिन में। आज ये भी इनके विधायकों ने कह दिया था कि अगर ये नहीं बनेंगे उप मुख्यमंत्री तो हम भी सरकार में शामिल नहीं होंगे। नहीं वो उनको मालूम है कि पार्टी टूट जाएगी। ये वो विधायक ये बोल रहे हैं जिनको मंत्री बनना है, जो उनके करीबी हैं। उनको मालूम है कि ये तो नहीं बनेंगे, हमारा भी चांस जाएगा जी, और पार्टी बचेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। सर जरा एक इस मुस्कुराते चेहरे की भी बात हो जाए। देवेंद्र फडणवीस देखिए, अब देखें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन चर्चा जो चल रही है ना, चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी की टॉप लीग में कहां पहुंच गए हैं देवेंद्र फडणवीस। बहुत से लोगों ने मुझे कहा आप क्या कि बीजेपी के टॉप 4 में आज गिनती होगी क्या? टॉप 4 आप गिन सकते हो उंगली पे, नंबर 1 नंबर 2 में कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल। नंबर 3 आप अगर योगी जी को मान लो, मैं पॉपुलैरिटी के लिहाज से बात कर रहा हूं इस वक्त, मतलब पावर एंड पॉपुलैरिटी बोथ। नहीं पावर के हिसाब से तो बीजेपी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो चलिए नंबर 3 मान लीजिए। में तो टॉप 3 तो वही स्लॉट है। नहीं पावर 3 के हिसाब से बीजेपी का अध्यक्ष क्या होगा
बीजेपी का राष्ट्रीय इसका अध्यक्ष उदाहरण कुछ भी व्यूअर्स, नड्डा अब जी आप रिमोट साइड में रख दीजिए, अब रिमोट साइड में रख दीजिए, अब जहां पर पहुंच गई ना चर्चा ये। बीजेपी का किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसमें तो मैं नंबर 3 मान लेता हूं। ये टॉप 3 स्लॉट तो वो बुक है। नहीं बात उस बात 3 नहीं, स्लॉट के देवेंद्र बाद जी, एक मिनट, ये बात पद की नहीं हो रही है, कद की हो रही है। नहीं, कोई भी व्यक्ति पद पे बैठेगा तो कद उसका ना, रहता ही ना, रहता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मैं इस बात राष्ट्रीय को नहीं अध्यक्ष मानता। बन जाने से कद नहीं बढ़ जाता। एक सिंपल वे में सोचिए, सर आज के लिए मान लिया, एक सिंपल वे में सोचिए ना सौरभ, इसको ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसको आप टॉप सेकंड कह रहे हैं, उनके साथ डेली का संपर्क हो, अपने आप में ये क्या पावरफुल नहीं हो जाता? जिस व्यक्ति का उन दोनों का भरोसा जिस व्यक्ति के ऊपर हो, अपने आप में पावरफुल नहीं हो जाता? भाई इनको बनाया किसने? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह किसी को कहीं किस पद पे बैठाते हैं तो अपने आप उसकी ताकत बताता है। उसकी निर्णय लेने का उसके पास अधिकार कितना है, इससे तय होता है। तुलना कर लीजिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए, मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, पद तो वही है, हाँ जी, ठीक है, राज्य वो छोटा है, लेकिन आप मनोहर लाल खट्टर से बात कर लीजिए कैसे उन्होंने मैंने गलती होगी, मैंने नंबर 1 से शुरू किया, मुझे 5 से शुरू करना चाहिए था, नीचे से शुरू करना चाहिए देवेंद्र था। फडणवीस सर एक बड़ा नेता उस पहले ही बन लीग में चुके हैं। उसमें पहुंच गए ना सर। पहले ही पार्टी ने बड़ा नेता बनाया। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में 14 मेंबर है, 11 मेंबर तो वो है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में, सर्वोच्च बॉडी में, सिर्फ 3 मेंबर ऐसे और है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति में। उसमें देवेंद्र फडणवीस है, भूपेन्द्र यादव है, और महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष है वनिता श्रीनिवासन है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि महिला मोर्चा की आमंत्रित जो होती है वो रहती है। तो भूपेन्द्र यादव, देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय चुनाव समिति में, महाराष्ट्र कोई भी नेता केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं है, न नितिन गडकरी है, न जो महासचिव जिन्हें कहा जाता है कि बहुत पावरफुल महासचिव है इस समय, वो भी विनोद तावड़े भी उसके अंदर नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस पार्टी में बड़ी पोजीशन में है, ऑलरेडी केंद्रीय चुनाव समिति में है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा देने वाला महाराष्ट्र बड़ा राज्य है।